आज हम बात करेंगे कुछ डिजीज के बारे में जिन्हें हम कहते हैं डिजीजेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि हजमी नाली की बीमारियां। इस बीमारी में सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग यानी कि उल्टी का आ जाना या कै का आ जाना। सबसे पहली बात मैं क्लियर करता चलूं कि वॉमिटिंग इटसेल्फ, वॉमिटिंग खुद से एक बीमारी नहीं है, ये कई बीमारियों की अलामत हो सकती है। कई बीमारियों का सबसे पहला अलामत जो हमारे पास आती है वो वॉमिटिंग ही होती है। वॉमिटिंग किसे किसे कहते हैं? वॉमिटिंग इज अ प्रोसेस इन विच द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक आर एक्सपेल्ड थ्रू एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या मतलब? यानी कि वॉमिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर जितने भी अज्जा इंसानी मैदे के अंदर होते हैं वो खाने की नाली के जरिए जिस्म से बाहर आ जाते हैं। कैसे बाहर आते हैं? थ्रू एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जिसका मतलब ये होता है कि खाने का निज़ाम हाजमा की नाली का उसके अंदर खाने का मुंह से लेकर मकद तक रास्ता एक फोर्स के जरिए होता है, एक मूवमेंट के जरिए होता है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट का अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, यानी कि खाना जो है अब मकद से लेके मुंह की तरफ बाहर आ जाए, इसमें किसी भी रास्ते पे अगर वो खाना चले तो उसे हम कहते हैं एंटी पेरिस्टाल्टिक फोर्स, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है। अब वॉमिटिंग के क्या कॉजेज हो सकती हैं? वॉमिटिंग के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसा कि इंसान अगर जहर आलूद या कोई आलूदा अशिया खा ले, पॉइजन फूड ले ले, उससे हो सकता है। इसके अलावा इंसान को अगर कोई पेट की और बीमारियां हो जैसा कि पेप्टिक अल्सर यानी कि मैदे के अंदर अल्सर का हो जाना, अपेंडिसाइटिस हो जाना, उसके अंदर भी वॉमिटिंग हो जाती है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल मसले भी जो है वॉमिटिंग की तरह मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप कभी स्ट्रेस में है तो आपको वॉमिटिंग हो सकती है। तो वॉमिटिंग की ये सारी वजूहात हैं। अब हम बात करेंगे जिस बीमारी के बारे में, वो है डायरिया। डायरिया यानी कि इसहाल या पतले दस्त आना। डायरिया इज द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एंड फ्लूइडिटी ऑफ स्टूल्स, यानी कि इंसानी फुजला जो है उसकी मिकदार में या उसके पतलेपन में इजाफा हो जाना। लूज स्टूल्स या लूज मोशंस आना, इसे हम डायरिया कहते हैं। डायरिया के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसा कि इंसान की जो बड़ी आंत है जिसे हम कोलन कहते हैं, उस कोलन की कोई भी बीमारी हो जाए, चाहे वो बैक्टीरिया से हो जाए, चाहे वो वायरस से हो जाए, या कोई ऐसा हम जहर आलूद या कोई पॉइजन फूड खा लें तो उससे इंसानी जो आंत है वो इरिटेट होती है और उसके अंदर डायरिया का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जितने भी हमारे कोलन के अंदर कंटेंट्स होते हैं वो जिस्म से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। इससे हम कहते हैं डायरिया। या इसके और कॉजेज में ये हो सकता है कि अगर इंसान को साइकोलॉजिकल, जैसे इंसान अगर स्ट्रेस में है तो उसको जो है पेट में दर्द और साथ में डायरिया शुरू हो जाता है, तो साइकोलॉजिकल भी होता है। अब डायरिया का इलाज यही है कि डायरिया का जो कॉज है, जिस वजह से डायरिया हो रहा है, उस कॉज को ठीक किया जाए। अगर कोई पेट की बीमारी है तो उस बीमारी का एंटीबायोटिक से एंटीवायरल से इलाज किया जाए। साइकोलॉजिकल है तो उस स्ट्रेस को दूर किया जाए। और एक और बड़ा मसला खुसूसन बच्चों के अंदर डायरिया में जो आता है वो ये है कि डायरिया एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इंसान के दस्त के साथ बहुत ज़्यादा पानी खारिज हो जाता है। जब इंसान के दस्त के साथ बहुत ज़्यादा पानी खारिज होता है तो इंसान के अंदर पानी की मिकदार कम हो जाती है, इंसान डिहाइड्रेटेड हो जाता है। डायरिया लीड्स टू डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन तो हो गई, इसका अब इलाज क्या है? डिहाइड्रेशन इंसानी दिल के लिए, इंसानी दिमाग के लिए, इंसानी आज़ा के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए हमें जिस्म का पानी पूरा करना पड़ता है। अब जिस्म में पानी की मिकदार पूरी करने का तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम लेते हैं ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्ट। इसको हम सॉल्ट होता है, इसका साशे आते हैं, इसको हम पानी में मिला सकते हैं, पानी में मिला के खुद बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों में डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होती है, बच्चों को दे सकते हैं, जवानों को दे सकते हैं और बूढ़ों को दे सकते हैं, ताकि उनके अंदर डिहाइड्रेशन को हम ठीक कर सकें और पानी की मिकदार को ठीक कर सकें। अगली बीमारी जिसके बारे में हम बात करें वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज का हो जाना। जैसे हमने बात की कि डायरिया के अंदर बहुत पतले दस्त आते हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होना बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, इसका बिल्कुल उलट है। इसके अंदर इन कॉन्स्टिपेशन देयर इज डेफिकेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हार्ड एंड ड्राई स्टूल्स, यानी कि फुजले का बहुत कम मिकदार में आना और आना तो बहुत सख्त और बहुत ड्राई हालत में बाहर आना। इसकी वजह ये होती है कि जब हमारा खाना अपनी आंत में होता है तो आंत खाने के अंदर से पानी जज़ब करती है। जब खाना ज़्यादा देर तक आंत के अंदर कोलन के अंदर पड़ा रहे तो कोलन उस खाने में से पानी जज़ब करती रहती है, इतना जज़ब कर लेती है कि अब उसमें पानी की मिकदार बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो हार्ड और ड्राई हो जाता है और कोलन से उसको बाहर निकलने में दिक्कत का सामना होता है। इसके कॉजेज की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन के जो मोस्ट कॉमन कॉजेज है वो इंसान की अपनी आदतें हैं। वक्त पर अपने पेट को खाली ना करना, वक्त पर वॉशरूम ना जाना, इसकी बहुत बड़ी वजह होती है। इसके अलावा इसकी साइकोलॉजिकल भी होता है कि कुछ लोगों को जो है कि मतलब स्ट्रेस के दौरान दिनों के अंदर उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या ख़ानदानी तौर पर भी होता है कि जैसे ख़ानदानों के अंदर ये बीमारी जो है चली आ रही है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बीमारी जो है इटसेल्फ
डेंजरस तो नहीं है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत डेंजरस होते हैं। रीजन के अंदर इन द पेरी एनल रीजन देयर आर स्मॉल वेन्स, मकद के एरिया के अंदर छोटी छोटी खून की नालियां होती हैं, वो फैल जाती हैं, वो बड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से खून का आना होता है, जिससे पेन भी होता है और बाकी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी इंसान के अंदर आ जाती है। तो हमें कॉन्स्टिपेशन का बर वक्त इलाज करना ज़रूरी है।